ये है एक क्वेश्चन, ऐसे लिखो एग्जाम्पल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M एंड कैपिटल M। एक्सेलरेशन निकालना है हमें M और कैपिटल M का। देखो किस तरीके से है, एक ये सीलिंग है और यहां से एक रस्सी इस तरीके से लटकी हुई है, एक पुली है ना। अच्छा, ये मूवेबल पुली है इस तरीके से, और ये यहाँ पे लटकी हुई है, साथ में एक रस्सी है ये, और फिर एक पुली है, छोटी पुली, इसमें से एक रस्सी गई और एक पुली फिर से है, और ये यहाँ पे फिक्स है, इसमें से एक ब्लॉक लटक रहा है कैपिटल M। उसके बाद यहाँ पे एक पुली और है ना, यहाँ पे ये सपोर्ट है, और एक ये लटक रहा है स्मॉल m। ये है ना, कई सारी पुली हैं, आपको इनमें एक्सेलरेशन निकालना है इसका। सही है भाई? ये है, जब आप इसे छोड़ेंगे देन यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है भाई। ये है, तो देखो कैसे करेंगे। मान लेंगे एक स्ट्रिंग एक टेंशन, जैसे इसमें पुली जो है ये वाली तो फिक्स पुली है, ये वाली फिक्स पुली है, बाकी इसमें सारी मूवेबल पुली है। ठीक है, दूसरा ये है कि हम इसमें यदि टेंशन T मान ले तो यहां भी टेंशन T हो जाएगा। सही है, ये टेंशन T हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें T मानते हैं, इसमें T मानते हैं, तो इसमें T हो जाएगा, तो इसमें कितना होगा 2T। यहाँ 2T हो जाएगा, तो यहाँ 2T, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4T। तो ये भी कितना हो जाएगा 4T, तो ये भी कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 80, तो ये भी कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 16T। एक तो ये हो गया बात। क्लियर है साइना? अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे लग रहा होगा mg और यहाँ पे लग रहा होगा स्मॉल mg। क्लियर है बात? तो अब इसके लिए मैं बड़े वाले mg के लिए मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन a1 से, चलो ये इसे ऊपर मान लेते हैं कि a1 से ऊपर जा रहा होगा, और इसे a1 से नीचे मान लेते हैं और ये a2 से ऊपर जा रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस 16t इज इक्वल टू ma1। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस mg इज इक्वल टू ma2, है ना। तो अब देखो a1, a2 और t, इसमें तीन अननोन है, a1, a2 एंड t, ये तीन अननोन है, जबकि इक्वेशन है हमारे पास दो। तो बेटा एक एक्स्ट्रा इक्वेशन कहां से आएगी, वो आएगी a1 और a2 में कंस्ट्रेंट्स है।
नहीं, A1 A2 में कंस्ट्रेंट से आ जाएगी। तो क्या तुम A1 A2 में कंस्ट्रेंट निकाल सकते हो बेटा? बोलो। हाँ। कैसे निकालोगे? देखो निकालो, 1 मिनट देता हूं मैं आपको करने के लिए। सही है। हाँ भाई। ये सब पे निकल रहा है वो मेरा आगे आज। हाँ A1 और A2 में कंस्ट्रेंट नहीं निकल रहा इसका। देखो इधर बोर्ड पे देखो, मान लिया ये A2 दे रखा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? इसमें ही बना देता हूँ बेटा आपने, है ना? देखो आप अलग से बना लेना चाहे, मैं तो इसमें ही कर देता हूँ। इसका तो कितना है 0, इसका कितना है A2 है ना? तो इसका कितना हो जाएगा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बता सकते हो? 0 प्लस A2 अपॉन 2, यानी कि इसका हो जाएगा A2/2। ये बात क्लियर है क्या? बोलो। अगर जो A2/2 है तो ये है 0 और इसका है A2/2, बोलो तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A2/4। वेरी गुड, ये एक्सेलरेशन आ गया इसका A2/4। आप साफ साफ लिख लेना बेटा, देखो है ना? अच्छा ये इसका एक्सेलरेशन है A2/4, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे, क्योंकि A2/4 ऐसे है तो ऐसे जाकर के नीचे आ रहा होगा। कितने से आ रहा होगा ये पॉइंट? A2/4 से आ रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो ये वाला इस पुली का एक्सेलरेशन कितना हो गया? A2/8। वेरी गुड। और इस पॉइंट का भी कितना होगा? A2/8 होगा। और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A2/16। और यही किसका होगा? A1 का होगा। तो A1 कितना जाएगा बेटा? A1 बराबर A2/16 और A2 बराबर 16A, है ना? 4 नंबर का जेईई मेंस में यही क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन में कंस्ट्रेंट निकालना। और कुल मिलाकर के एडवांस में क्वेश्चन आएगा ये, जब आएगा तो। सही है? देखते ही होश खराब हो जाएंगे बच्चे के, कैसे करूं? नहीं, ये क्या दे दिया? कितने सारे बोलिए? 1 2 3 4 5, है ना? अच्छा जी, T माइनस mg इज इक्वल टू m, और A2 की जगह क्या लिख दो बेटा? 16A1। एक तो ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? A1 A2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे 16 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं क्या? है ना? तो mg, t से t कट जाएगा, -16 mg इज इक्वल टू ma1
प्लस 16 6 256 m a1, तो m माइनस 16m इंटू जी अपॉन m प्लस 256m, है ना, g इज इक्वल टू a1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? यस। ऐसे पता है एडवांस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा A1 तो आ गया, तो A2 आप निकाल लेना, पहले मैं लिख देता हूं आपको। A2 इज इक्वल टू 16, A1 है 16 m माइनस 16m अपॉन m प्लस 256m, ये आ जाएगा। सही है? A2 की वैल्यू में 16g आएगा ना, 16gm माइनस 16m डिवाइडेड बाय m प्लस 256। 16 A1 है ना, तो G भी आ जाएगा बस यहाँ पे, और कुछ नहीं। हाँ ये सर है। सही है ये बात। चलिए एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। हाँ ये है, देखो कैसे आएगा एडवांस में क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं आपको। देखो ऐसे करके लिख देना एग्जांपल में, इफ एक्सेलेरेशन ऑफ m is m minus xm upon m plus ym g, then find the value of y minus x upon 48। ऐसे find the value of y minus x upon 48, न्यूमेरिकल इंटीजर वाला है ये, यस है ना। तो कितनी आएगी, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर A1, एक मिनट स्मॉल कैपिटल M लिख लो आप इसे, है ना, कैपिटल M का आया नहीं है, हाँ कैपिटल M का सॉल्यूशन ये है। तो आंसर पता है क्या आएगा, जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो हमें पता लगेगा, हाँ 256 है और x की वैल्यू 16 है और 48 से डिवाइड करना है, 240 तो आ जाएगा 10/2 बराबर 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे तो 5 ऑप्शन लगाने के लिए आएगा उसमें, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू, n इज इक्वल टू 5।
सही है भाई? यस सर। चलो एक इनफाइनाइट पुली वाला सिस्टम और करते हैं हम, इनफाइनाइट पुली सिस्टम। लिख लो इनफाइनाइट पुली मास सिस्टम, इनफाइनाइट पुलीज, पुलीज लिख लो, है ना, इनफाइनाइट पुलीज मासेस सिस्टम। सही है। इनफाइनाइट पुलिस कैसे होंगी पता है? देखते ही डर लग जाता है बच्चे को। कैसे? मान लीजिए पुली है एक, यहां पे मास m है, उसके बाद एक पुली है, उसके बाद यहां m है, उसके बाद एक पुली है, उसके बाद एक मास m है, यहां पर एक पुली है, यहां पर एक मास m है, यहां पर एक पुली है, यहां पर एक मास, इनफाइनाइट तक बना लेना बेटा ये है। तो आपको इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करना है ना? एग्जांपल लिख लेना, फाइंड, इसे ए मान, कुछ भी चलो मान लो, ये फाइंड करना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m। इस मतलब ब्लॉक ए लिख लेते हैं, इसे ए लिख लेते हैं इसे, है ना? इसका एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। सोचो थोड़ी देर, इसे कैसे करेंगे अपन। इनफाइनाइट पुलीज है बेटा, कर लिए भाई कोशिश? बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। नहीं मैं बताऊंगा नहीं जब तक नहीं कर पाओगे आप, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये इनफाइनाइट पुली है, ऐसे करके खूब सारी इनफाइनाइट पुली है। तो ध्यान से देखो, ऐसे ये मास है, तो अगर जो मैं इस पुली का मास कितना मान लो, इस मतलब ये सिस्टम है, ध्यान से देखो, यदि मैं इस पूरे सिस्टम को एक मास m से नहीं एक और यदि मैं इस सिस्टम को ऐसे करके एक मास m डैश मान लो, इसका टोटल मास कितना मान लो बेटा? टोटल मास m डैश, हाँ इनफाइनाइट तक का मान लिया, है ना? तो क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये हो गया m और ये हो गया m, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या मैं m डैश मान सकता हूं?
बोलो, Yes. मान सकता हूं क्या? Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को ये बता दो, ये तो इनफाइनाइट पुली है, अगर जो मैं इनफाइनाइट पुली में एक पुली और जोड़ दूं ऐसे, ये तो ये भी और इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है। Yes, ये भी M dash ही होगा। इसका मतलब इसका भी मास क्या होगा यहाँ पे, इस सिस्टम का m डैश ही होगा। तो इसका मतलब, Yes. हाँ, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम होगा, ये अगर जो ये m है और m डैश है, तो यहाँ पे जो टेंशन इस तरीके से लिखेंगे, उसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं मास को? m डैश इस इन दोनों के इक्विवेलेंट का टेंशन कितना होगा बेटा? 4m m डैश अपॉन m प्लस m डैश g। ये बात समझ में आती है क्या? इन दो, और वो यहाँ पे इसका मास कितना था? m डैश g। बोलो, नहीं आई बात समझ में? इसे भी m डैश मान सकते हैं, तो इसे भी m डैश मान सकते हैं। रफ में कर लेना बेटा दूसरा चित्र बना के। तो यहाँ पे मैंने m माना, m डैश माना, और ये इसका भी इक्विवेलेंट मास कितना है? m डैश ही है। तो खैर g से तो g कट जाएगा, m डैश से m कट जाएगा, तो यानी 1 इज इक्वल टू 4m m डैश अपॉन m प्लस m डैश, m प्लस m डैश इज इक्वल टू 4m इंटू m डैश सॉरी, ऊपर वाला M dash तो कट किया था। हाँ m डैश तो कट गया था, तो ये m प्लस m डैश इज इक्वल टू 4m, तो m डैश की वैल्यू पता है कितनी आ गई? 3m आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इस पूरे सिस्टम को किससे रिप्लेस कर देंगे? हम इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे एक m डैश से। यही तो रिप्लेस कर दिया इसे हमने m डैश से, तो m डैश की वैल्यू कितनी है? 3m, सही है? तो इधर तो लग रहा है 3mg, ऐसे लग रहा है ना खींचने वाला मास 3mg, और इधर लग रहा है mg, तो इसका एक्सेलरेशन a नीचे नहीं होगा, ये ऊपर होगा। इसे थोड़ा चिन्ह चेंज कर लेना, है ना, क्योंकि तो भारी होगा, इससे नीचे ही आएगा। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, कितना लिख दो बेटा एक्सेलरेशन? 3mg माइनस mg अपॉन 3m प्लस m इज इक्वल टू 2mg अपॉन 4m इज इक्वल टू g by 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात भाई? Yes. ये इस तरीके से कर लेंगे अपन। g by 2 is the correct answer. थोड़ा फेयर में कर लेना बेटा एक बार इसे, है ना। इनफाइनाइट पुली, इंटरनेट पे भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आंसर मिलेगा इसका, और इसे याद रख लेना, एक बार एग्जाम में तुम्हारे जरूर आएगा ये टेस्ट में। इसका आंसर g by 2 है बस। सर आपने एक्सेलरेशन को m1 minus m2 divided by m plus m1 से लिखा। ये Yes. अरे ये तो सिंपल पुली मास सिस्टम हो गया ना बेटा, 3m और ये m, तो कितना लिखूंगा? खींचने वाला फोर्स 3mg, रोकने वाला फोर्स 2mg, 3mg माइनस mg अपॉन टोटल मास सिस्टम कितना है? 3m प्लस m इंटू g, है ना। एक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाँ टोटल मास, सही तो लिखा, नेट फोर्स अपॉन मास, या सिंपल वो भी लिख सकते थे, तो पुली मास सिस्टम है ना। ए क्या होता है? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, ऐसे लिखते थे ना वो। Yes. तो पुली मास सिस्टम है, उससे निकाल लेंगे अपन।
दोबारा से बताने की आवश्यकता है क्या साइना? नहीं पक्की बात ना? यस सर। चलो साफ कर दूं क्या? कर लो कॉपी कर लो। जब कॉपी कर लो तो बता देना। एक बार अपने भैया से भी पूछना ये सवाल, है ना? भैया से पूछते हो नहीं? हैं? सब कुछ होते। हाँ ठीक है। तो भैया को तुमसे ज्यादा आता है या तुमको ज्यादा आता है? तो उसी को थोड़ा सा आता है। नहीं लेकिन कुछ तो तुम भी बता देते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि वो तो भूल भाल भी गया होगा अब तक तो। नहीं उसको याद ही है, वही समझ नहीं आता ऐसा कैसे है। अच्छा नहीं तो ये वाला सवाल पूछना, सही है? ठीक है। नहीं ये पूछना, ये हुआ नहीं मेरे से, इसका सॉल्यूशन मत दिखाना मुझसे, ठीक है? ठीक है। तो तब पता लगेगा क्या सीन है। साफ कर दो भाई। हाँ यस। ओके इसमें थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लेना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। कैसे करना है? ये है पुली और यहाँ पे एम लटका रखा है अपन ने, है ना? इसे ब्लॉक को ए मान लेते हैं। उसके बाद फिर एक पुली है, उसके बाद यहाँ पे एम है, उसके बाद फिर एक पुली है, लेकिन अब की बार यहाँ 2m है। उसके बाद एक पुली है, लेकिन अब की बार यहाँ 4m है। उसके बाद एक पुली है और ये इनफाइनाइट तक है। सही है? ऐसे तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, एक मिनट इसे m/2 कर लेना बेटा आप। ये m/2, इसे m/4 ऐसे कर लेना, है ना? आधा आधा कर लो। एंड सो ऑन। इसका एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। तो मेथड तो वही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? हाँ देखो किस तरीके से चेंज हो जाएगा ये। यदि मैं इसका मास, इस सिस्टम का मास यदि m' मान लूं, है ना? और फिर मैं आपसे ये कंसीडर करूं इस सिस्टम का मास, हर एक मास में आधा 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 हो गया, तो इस सिस्टम का मास कितना होगा? m'/2। यदि मैं इसे पूरे सिस्टम को m' से रिप्लेस कर दूं तो फिर ये हो गया, सब जगह सेम ही है, बस m की जगह क्या आ गया? m'/2 आ गया, m/2 हो गया सब जगह। बोलो
ये वाला समझ नहीं आ रहा है m dash by 2 कैसे आ रहा है। ये देखो यहाँ m है, यहाँ पे m by 2 है, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ m by 4 है, यहाँ m by 8 है, ऐसे करके है। यदि इन सबको मास को मैं जोड़ देता हूं किसी वजह से तो मैं m डैश लिख लेता हूं, सही है। Yes. अच्छा, तो जब इन सबको जोड़ करके m बाय m, इन सबको जोड़ करके m डैश आया, तो ये बताओ यदि मैं इस सब जगह mm को m बाय 2 से रिप्लेस कर दूं ऐसे करके, m बाय 4 हो जाएगा, ये m बाय 8 हो जाएगा, है ना, ये m बाय 16 हो जाएगा। नहीं, तो सब जगह m डैश को मैंने क्या कर दिया, m को क्या किससे रिप्लेस कर दिया, m बाय 2 से, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m डैश बाय 2, है ना। तो अपन ने क्या करा, इस सारे सिस्टम का मास आप ऐसे ही चित्र बनाओगे, इसका मास, नीचे का मास एक ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया मैंने, कितने ब्लॉक से, m डैश से, सही है ना। तो मैं इस वाले सिस्टम को किससे मास से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि m बाय 2 m बाय 2 m बाय 2 हो गया, m डैश बाय 2 से, है ना। तो ध्यान से देखो, ये देखो सिस्टम कैसे बनेगा, सिस्टम एक बार बना लेते हैं, इसे तो m लिख लेते हैं, है ना, और यहाँ पे पुली लगा करके ये तो m हो गया, और ये वाला मास कितना हो जाएगा, m डैश बाय ये हो जाएगा m डैश बाय 2, और इस सिस्टम को मैंने क्या मान लिया, इसके नीचे तक के सिस्टम को क्या मान लिया था, m डैश, है ना, ये है। तो पहले तो इसे m डैश ही लिख रखा था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि m था, अब की बार मैंने क्या करना पड़ा, m डैश, तो ये जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय m डैश, है ना। तो बेटा m डैश की वैल्यू कितनी होगी, m डैश बराबर 4m इंटू m डैश बाय 2 डिवाइडेड बाय m प्लस m डैश बाय 2, ये आ जाएगा। तो इससे m डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, काट देंगे तो इधर तो 2m बचेगा, इधर m प्लस m डैश बाय 2 बचेगा, तो m डैश बाय 2 बराबर m, तो अब की बार m डैश इज रिप्लेस्ड बाय 2m, ये हो गया, m डैश इज रिप्लेस्ड बाय 2m।
इसमें वो टेंशन को एम डैश से क्यों रिप्लेस किया? एम डैश नहीं, मतलब एम डैश जी आप ले लो तो जी कट जाएगा, वो तो मैं लिखती है ना। नहीं, इस सारे सिस्टम को आप मास मान सकते हो ना, मास। बोर्ड पे देखो एक बार, शायद आप भूल रहे हो, ऐसे ये m1 है और ये m2 है, बोर्ड पे देखो। हाँ, तो ये जो रस्सी पे फोर्स लगेगा ना, एक ब्लॉक के बराबर लगेगा, और इस ब्लॉक का मास 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये रहा, इतना ही फोर्स ये लगाएगी, इतना ही फोर्स ये लगाएगी। तो इसके इक्विवेलेंट मास जो है वो मैंने m डैश लिख लिया, तो उसे एक ब्लॉक से हम रिप्लेस कर देंगे फिर, है ना। इस वाले पूरे सिस्टम को हम m डैश से रिप्लेस कर देंगे। कैसे भला? ये तो हो जाएगा m और ये हो जाएगा m डैश, ये ना। अब निकाल लेंगे, लेकिन m डैश कितना आया? 2m। पिछली बार कितना आया था? पिछली बार 3m आया था शायद, जो, हाँ 3m आया था। अब की बार 2m आया, तो कैसे आएगा? ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। कितना एक्सेलरेशन लिख दूं बेटा? m डैश माइनस m अपॉन m डैश प्लस m इंटू जी। ये बात समझ में आती है क्या? तो m डैश की वैल्यू कितनी है बेटा? 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू g बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। सही है? दो क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको, ये है ना। अब एक क्वेश्चन मैं अपने लिए रोक लेता हूं जो तुम्हें कभी टेस्ट में दूंगा नहीं। सही है भाई। चल, अब वो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे m 2m 4m ऐसे करके दे देगा, तो आप भी सॉल्व कर लेना, है ना। ये है, मान ले दुगना दुगना कर दे तो m डैश मान लेना, इससे 2m डैश हो जाएगा। फिर ये कर लोगे भाई? ये सारा m डैश मान लेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके 2m डैश हो जाएगा। फिर से m डैश निकाल के ऐसे एक्सेलरेशन आ सकता है ना। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें इधर भी इनफाइनाइट टुडी होंगी, इधर भी इनफाइनाइट टुडी होंगी। मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना। वो क्वेश्चन आपको टेस्ट में देंगे तभी पता लगेगा हिसाब। सही है भाई? ये चलो, लेकिन ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसे हैं कि मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, मतलब करा देते हैं जिससे कि बच्चे का माइंड शार्प हो जाए। लेकिन जब आईआईटी में आएगा तो एज इट इज आएगा, इस बात की भी गारंटी है एडवांस में, है ना। ये है, अभी तक आया तो नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा? बोर्ड पे देखो। यदि मैं इसे m मान लूं और एक पुली लगा दूं यहाँ पे, और एक मूवेबल पुली लगा दूं, और यहाँ पे 2m मान लूं, और यहाँ पे 4m मान लूं, है ना, ऐसे, तो इसका एक्सेलरेशन a नोड है ऐसे। फाइंड
फाइंड एक्सेलरेशन ए नॉट, इसका एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। ये है, ये सवाल कराया थोड़ी ना अभी आपको। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलो तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है इसे, है ना। ये बोर्ड पे देखो, यदि ये सिस्टम है, ये हमें देखने में अच्छा लगता है, इसे किससे रिप्लेस कर देंगे हम? एक m डैश से रिप्लेस कर देंगे। तो m डैश की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 2m इंटू 4m अपॉन 2m प्लस 4m, नहीं तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32m बटे 6, तो आ जाएगा 16m बटे 3। लो हो गया सवाल। और क्या, ये रहा, इसे रिप्लेस कर दो बेटा एक से, कितने से? 16m अपॉन 3 और एक मास m है, ये रहा। तो सर ये 16m/3 जो हमने निकाले ये पूरे m डैश का मास है। हाँ, ये बट 4m और 2m में तो 6m आना चाहिए था ना, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है? मतलब जैसे 4m और 2m दो पुलीज है, आप इनका मास लोगे और ऐड करोगे तो 6m आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम एक मिनट। जब ये सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, m1 और m2 ऐसे जोड़ते हैं, तो क्या यहाँ पे m1 प्लस m2g फोर्स लगाता है क्या? ये यस, ये इतना लगाता है क्या? यदि एक पुली है और इधर m1 और m2 है, जिसे एडवुड मशीन बोलते हैं, तो एडवुड मशीन क्या इस पे m1 प्लस m2g फोर्स लगाता है क्या? नहीं। वो कितना फोर्स लगाता है? 4m1, यहाँ पे जो टेंशन होगा ना, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। तो इसे एक ऐसे ब्लॉक से हम रिप्लेस कर सकते हैं इस एडवुड मशीन सिस्टम को, जिसका मास 4m1 अपॉन m1 प्लस m2g हो। आई बात समझ में? तो जहां भी ऐसी मूवेबल पुली मिलेगी तो उसे हम एक ऐसे मास से रिप्लेस कर देंगे जिसका मास कितना होगा? 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ना कि 2m प्लस 4m बराबर 6m। नहीं, ये सिस्टम है, इस एडवुड मशीन को इतने मास से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही तो पहले भी किया था, कितने सारे सवालों में कर रखा है। बट अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ हाँ कर लो कॉपी। यस सर। तो एक्सेलरेशन निकाल लो इसका, कितना आएगा एक्सेलरेशन बताओ। खींचने वाला फोर्स कितना है इसमें?
ये रहा। यस, रोकने वाला फोर्स कितना है इसमें? रोकने वाला नहीं है। हाँ, बस खींचने वाला ही है ना। हो सकता है यहाँ लगा देता वो कुछ mg ऐसे तो देख, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना बेटा। तो खींचने ही वाला फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F net इज इक्वल टू ma, ऐसे लगा दूं ma। तो F net कितना है? केवल खींचने वाला फोर्स है। और टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया बेटा? m प्लस 16m/3 इंटू a। क्या ये बात समझ में आती है साइना? तो यस, एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 16/19 g इज द करेक्ट आंसर। दिस इज a नो, है ना, a नो। एससी वर्मा में m1 m2 m3 की फॉर्म में सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है ये, है ना। जब एससी वर्मा है आपके पास, यस सर। जब देखना तो इसका सॉल्यूशन उसने बहुत लंबा कर रखा है, जबरदस्त तरीके से। यहाँ उसने m1 लिया है, यह m2, यहाँ m3, है ना। तो आप उस क्वेश्चन को इस मेथड से ही करेंगे जैसे हम अपन ने करा है ना, पुली रिप्लेस करके। कॉपी करो। यस सर, लिख लिया। हाँ, साफ कर दो। यस सर। हाँ, लेकिन अभी साफ नहीं करना इसमें। एससी वर्मा में तो इतना ही दिया हुआ है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, और मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसमें 2m और 4m का भी एक्सेलरेशन बताओ। ऑल्सो फाइंड, साफ साफ लिख लेना बेटा, देखो मैं तो गंदा ही लिखता हूं। ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m एंड 4m, इनका भी आपको एक्सेलरेशन बताना है। Also find acceleration of 2m and 4m blocks. ये है बात। यस। तो मेरे को ये बता दो, आप निकाल सकते हो क्या एक्सेलरेशन? कैसे निकालें? कर सकते हैं क्या बेटा कुछ हिसाब किताब इसका? सोचो कैसे निकालेंगे। क्या आप टेंशन निकाल सकते हो रस्सियों में? इसमें ये अलग रस्सी, अलग रस्सी। जब इसमें टेंशन निकल जाएगा तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। निकालो टेंशन। इसमें टेंशन T मान लूं, दोबारा से चित्र बना लेना। इसमें टेंशन T मान लूं बेटा, तो एक काम करते हैं, इसमें T मान लेते हैं, चलो, है ना, उल्टा कर लेते हैं, थोड़ा 2T मानना अच्छा लगता है। आधा ये T है, ये भी T होगा, तो ये कितना होगा? 2T। तो यहाँ पे कितना होगा? 2T। तो जब आपको इसका एक्सेलरेशन पता लग गया, तो इसमें टेंशन की वैल्यू पता लग जाएगी। बताओ कितना? इसके लिए 4m क्या लगाऊं? F net इज इक्वल टू m में F net कितना लग रहा है बेटा इधर की डायरेक्शन में? 2T। मास कितना है? m। एक्सेलरेशन कितना है? 16/19 बोलो। तो टेंशन आ जाएगा बेटा 8/19 mg। बोलो 8/19 mg। ये आ गया टेंशन। यस। सही है भाई। अच्छा, तो जब ये T आ गया तो इस पे अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देना। यहां पे कितना लग रहा है? 2mg। यहां पे कितना लग रहा है? 4mg। तो ये तो 8mg/19 है, तो ये तो mg से भी कम है। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन नीचे, ये u आ रहा होगा, दोनों ब्लॉक नीचे ही आ रहे होंगे, पता है, क्योंकि
यहाँ तो टेंशन ऐसे, यहाँ टेंशन ऐसे, लेकिन टेंशन तो 4mg से नीचे है, तो इसका एक्सेलरेशन a3 मान लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं बेटा, a2। यस क्लियर है क्या बात? तो 4 यस 2mg क्या लगाएंगे, 4 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2m इंटू a2। 19 दूनी 38, 38 में से 8 गया 30, 30 mg अपॉन 19 बराबर 2m m से m कट गया तो a2 आ जाएगा 15/19, 15/19 g। इसी तरीके से आप m3 का निकालो। हाँ भाई, कॉपी कर लिया क्या बेटा? यस सर। चलो, तो 3m का भी 4m का भी निकाल लिया क्या आपने एक्सेलरेशन? हाँ सर, बस हो गया, एक सेकंड में निकाल रही हूँ। 4mg माइनस t इज इक्वल टू 4m a3, 4mg माइनस 8mg अपॉन 19, 4m a3, m से m कट जाएगा, g से g, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 9 चौक 36, यहाँ से लग गया 1, 19 दूनी 38, 76 में से 8 गया 68/19 और 34, 4 एकम 4 7, है ना? देखना जरा आंसर। यस सर, 79 हाँ 79/80 है ना, ऐसे आएगा। और इसका एक्सेलरेशन कितना आया था बेटा? इसका आया था 16/19 g। तो कितना सुंदर आ रहा है नहीं? इसका 15, इसका 16, इसका 17, ऐसे दे देगा वो। पता है आपको क्वेश्चन एडवांस में ऐसे बना के देते हैं, कैसे कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, x/19g है ना, प्लस इसका एक्सेलरेशन कितना है 15/19g, y लिख देगा और इसे लिखते हैं zg/19, तो वो कहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। 15 और 19, 15 और 17 कितने आ गए, 16 16 थे 48, है ना, बाय कितना लिख देगा 24, ऐसे लिख दे। इसकी वैल्यू बताओ, तो है ना 48। क्या किया आपने अभी? अरे वो मैं बता रहा हूं आपको कैसे देते हैं क्वेश्चन, ये सब दे देंगे। वो कह देंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज x/19, इसका एक्सेलरेशन y/g, इसका एक्सेलरेशन ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n इज इक्वल टू दिस, n की वैल्यू तो 2 ऑप्शन लगाने के लिए आता है। इस तरीके से
आप न्यूमेरिकल इंटीजर वाले क्वेश्चन आते हैं। पहले तो क्या होता था, लिखित होता था, सॉल्व करते थे एडवांस में, है ना। Yes. लेकिन अब न्यूमेरिकल इंटीजर वाले आते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर लिया हमने, समझे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगाते हैं बच्चे, ध्यान रखना इस बात का। ये तो यही टफ होता है, इसका एक्सेलेरेशन निकालना। पता नहीं कैसे कैसे निकाल रखा है, एससी वर्मा में भी बहुत टफ तरीके से निकाल रखा है। जब आप देखोगे ना एससी वर्मा फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है ये सवाल। Yes. ऐसे ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, और इसी का एक्सेलेरेशन निकालने में उसने बहुत मेहनत करी है ना। ये तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं आसानी से। ये चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, शायद मैंने वो आपको करा दिया हो, मेरे को पता नहीं, है ना। ये लिखना है, एग्जाम्पल लिखो, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3। बता देना शायद करा दिया हो तो, यदि है ना। ये एक पुली है और एक ये पुली फिक्स है, ये यहां पे लटकी हुई है। ये मूवेबल पुली है, ये फिर से फिक्स पुली है। ये वेलोसिटी एक ब्लॉक है m3, है ना। यहां पे एक ब्लॉक है m2, यहां पर भी एक ब्लॉक है m1, है ना। और ये वेलोसिटी v1 से नीचे जा रहा है, ये वेलोसिटी v2 से नीचे जा रहा है, ये वेलोसिटी v3 से ऊपर जा रहा है। आपको v1 v2 v3 में रिलेशन निकालना है। कैसे करेंगे साइना? अरे वही पुली मेथड। गैस मैं श्योर नहीं हूँ, वो लेफ्ट वाले की वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेफ्ट स्ट्रिंग की। हाँ वो तो जीरो है, मैं तो v1 v2 v3 तो फिर वो v1 v2 डिवाइडेड बाय 2 से। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। ये तो जीरो हो गया। ये इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, x मान लूं तो नीचे की ओर ही होगी निश्चित रूप से। तो जीरो प्लस, बेटा सॉल्व भी कर लेना आप यहाँ पे साइड में। अब तो हमने बहुत सारे सवाल कर लिए ना, अब इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे। इक्वल टू v1, तो x कितना हो गया 2v1। तो ये वेलोसिटी नीचे आ गई, है ना। ये वेलोसिटी आ गई नीचे, तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी बताओ, ऊपर। कितनी होगी, इतनी होगी। कितनी लिख दूं इस पॉइंट की वेलोसिटी, 2v1 लिख दूं क्या? सही है। अच्छा जी, और ये है वेलोसिटी v2। यस। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी? कितनी मान लेंगे तो फिर कितनी होगी? ये v3 है, v3 होगी। v3 किधर की ओर? नीचे। नीचे, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये v3 ऊपर है ना, तो v3 नीचे। अब इस पुली के लिए एक सिस्टम लगा दो, क्या बताना जरा। 2v1 हाँ 2v1 माइनस v3 अपॉन माइनस v2। सही से बताओ। v3 माइनस 2v1 डिवाइडेड बाय v2। हाँ v3 माइनस 2v1 बाय 2 बराबर v2, ये कह रहे हो आप? यस।
2v2 इज इक्वल टू, हाँ बराबर v3। अब आया ऐसे, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो मेरे ख्याल से तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। ये है तो आपका एक टाइप के क्वेश्चंस का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, ये है ना। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। कहाँ गए, देख लेता हूँ एक बार जरा थोड़ा। हाँ ये अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। देखो साफ कर दूं बेटा, एक सेकंड। हाँ कर लो कर लो कर लो। हो गया बेटा? यस सर। चलो कॉपी कर लिया करो सही तरीके से अपने हिसाब से, है ना। तो ये है बात। यस। चलो ये इन क्वेश्चंस में तो आप परफेक्ट हो गए। दूसरा मैं ये बता देता हूँ, एडवांस लेवल में भी इससे आसानी क्वेश्चन आएगा, इससे टफ नहीं आएगा, ये बात की गारंटी है ना। भाई मेंस वेंस में तो कोई बात ही नहीं है, एडवांस में जितना आपको कराया है ना एनएलएम में, इससे आसानी आएगा, इससे टफ नहीं आएगा, ये है सही है। लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चन रह गए थे तो मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो लिखो, ऐसा लिख लो, कंस्ट्रेन बिटवीन ब्लॉक्स connected by string, constraint between blocks connected by string at some angle, है ना। ये तो टॉपिक है, समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ऐसे लिखना, कॉन्सेप्ट क्या होगा, if two blocks are connected by inextensible string, then component of velocity along the length of the string must be same, ऐसे है बात। एक बार लिख लो अंग्रेजी में, मैं इसे हिंदी में समझा देता हूं आपको। यस सर, लिख लिया। सही है। कहने का मतलब ये है कि जैसे
कोई ब्लॉक और स्ट्रिंग कनेक्टेड होगी और कोई दो ब्लॉक कनेक्टेड होंगे और उनमें जो होगा कुछ एंगल वेंगल दे रखा होगा, सीधे सीधे कनेक्टेड नहीं होंगे। आपकी ये जो जितने भी क्वेश्चन थे इसमें सब ब्लॉक्स कैसे कनेक्टेड थे, सीधे 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 ऐसे कनेक्टेड थे, ऐसे आपकी बार एंगल में कनेक्टेड होंगे। तो कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि यदि दो ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, जब स्ट्रिंग पे टेंशन लगता है तो उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है ना। स्ट्रिंग देन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल बता करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल लिखो, देखो, फाइंड एक्सेलेरेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। व्हाट इज A1 एंड A2? चित्र में देखो, यहां पे एक पुली है और यहां पे एक मास M1 लटका हुआ है, यहां पर एक ब्लॉक है इस तरीके से और ये मास M2 का है और ये एंगल थीटा है, ऐसे ये है। तो जब ये ब्लॉक A1 एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा तो ये किधर जाएगा बताओ बेटा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? राइट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इधर आएगा। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना है? A2। तो आपको A1 और A2 में रिलेशन लाना है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, यस। ये यस सर, कर लिया कॉपी। वेरी गुड। देखो ध्यान से, मैंने लिखाया था अभी अंग्रेजी में कि इसे तो यही लिखे रहने देना, जल्दी से तेजी से बना लेना। ये M1 है, ये M2 है, मान लेते हैं, ठीक है भाई, और ये एंगल थीटा है। मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है V1 वेलोसिटी से मान ले नीचे आ रहा है, मान ले V1 से नीचे जा रहा है और ये वाला ब्लॉक B2 से इधर जा रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, हमें क्या लेना है, हमें स्ट्रिंग, जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये चल रही है, ये V1 से चल रही है, ये V2 से चल रही है। बताओ, ये V1 से चल रही है, ये V2 से चल रही है। तो कंस्ट्रेंट क्या आएगी इसमें, V1 बराबर V2। यस। या एक काम करो, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये हमारा बाद में भी आएगा। ऐसे आप चित्र बना लो, यहां रफ में लिख लेना या जैसे भी आपका मन करे। मैं कई सारे चित्र बना देता हूं, उससे सारा काम खत्म हो जाएगा। अगर जो ये स्ट्रिंग है, ये लेंथ सेम रहेगी, यदि ये V1 है, ये V2 है, तो बेटा क्या रिलेशन रहेगा, V1 बराबर V2। बिल्कुल बात सही है। मान लिया ये V1 है और ये पॉइंट V2 से चल रहा है और ये थीटा है। तो मैंने क्या बताया कि कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ कितनी है, V1, और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है, V2 cos थीटा। बिल्कुल बात सही है, रफ में कर लेना। दूसरा, मान लेते हैं ये V1 ऐसे है और ये अल्फा है, और मान लेते हैं ये V2 ऐसे है और ये बीटा है। तो क्या करेंगे, अलोंग द स्ट्रिंग निकालेंगे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, V1 cos अल्फा और इस cos बीटा। ये कहने का मतलब है। तो पहले ये कॉपी कर लो, सॉल्यूशन तो हम कर लेंगे बाद में। मतलब हम दूसरा वाला कंपोनेंट को नहीं ले रहे हैं। दूसरा वाला कंपोनेंट तो इसलिए नहीं ले रहे ना, हमें क्या करना है कि अगर जो ये देखो आप, इसकी लेंथ इक्वल रखनी है, ये बदलनी नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट जितना इधर चल रहा है तो उतना उधर चलेगा, तभी तो नहीं बदलेगी। हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, दोनों तरफ सेम रहनी चाहिए, तभी जाकर के ऐसा पॉसिबल है। नहीं तो मान लिया ये है, ये स्ट्रिंग है, ये 10 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है
और ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो क्या ये लेंथ कांस्टेंट रह सकती है? नहीं। अलोंग द स्ट्रिंग हमें उसकी लेंथ को कांस्टेंट स्ट्रिंग करने सेम करने के लिए जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है अलोंग द लेंथ लेने पड़ेंगे। ओके। बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे थोड़ी। ठीक है भाई, ये बात है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे देखो, ये है स्ट्रिंग की लेंथ, ये रही। तो ये पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v1। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हो आप कितनी होगी? तो इस पॉइंट के अलोंग v1 बराबर कितना होगा? v2 cos थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज a2 cos थीटा इज इक्वल टू a1। a2 cos थीटा इज इक्वल टू a1। हाँ भाई, करें क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में cos थीटा तो t से डिफरेंशिएट होगा नहीं। cos थीटा तो फिक्स है, मान लिया किसी क्षण इसे तो कांस्टेंट मान लिया आपने। हाँ, इसे इस क्षण, है ना। क्वेश्चन में ये लिखना था हमें कि एट दिस मोमेंट, है ना, एट दिस मोमेंट, ये बात थी। एट दिस मोमेंट व्हेन एंगल इज थीटा, व्हेन एंगल इज थीटा, ये लिखना लिखा हैगा क्वेश्चन में, है ना। थीटा कांस्टेंट है बेटा। देखो, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे भी है, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि ये मान ले फ्रिक्शनलेस रोड है। कैसी रोड है? फ्रिक्शनलेस रॉड। यहाँ पे एक मास m की रिंग है, रिंग ऑफ मास m, ये रिंग ऑफ मास है, ऐसे। ये छल्ला है, हिंदी में क्या बोलते हैं? छल्ला। रिंग है, तो इसमें यू करके चल सकता है ना। नहीं आई बात समझ में? साइना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से एक रस्सी बांधी हमने ऐसे करके, और यहाँ पर एक पुली है हमारी, और वो पुली इस तरीके से लगी हुई है। यहाँ पर एक ब्लॉक है और उसका मास है कैपिटल M, है ना।
तो यदि ये एक्सेलरेशन A1 से नीचे जाएगा तो ये इसका एक्सेलरेशन A2 है और किसी क्षण ये एंगल क्या बनाता है, एंगल है ना, ऐसे। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 व्हेन एंगल थीटा इज कांस्टेंट, है ना, मैं लिख लेना। तो क्या करेंगे हम, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग वी हैव टू कंजर्व। तो यदि इसका एक्सेलरेशन है ना, ऐसे बना लेते हैं जल्दी फटाफट, ये रहा इसकी वेलोसिटी यदि v2 है, ये रहा v2, तो एक ये है और ये एंगल थीटा है, तो इधर इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर कितनी होगी, v2 cos थीटा, और ये इधर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। तो क्या रिलेशन आएगा, v1 बराबर v2 cos थीटा, इंटीग्रेट करेंगे a1 बराबर a2 cos थीटा, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, है ना आसान। ये है कैपिटल है, सही है। अच्छा ये तो हो गया, क्या ये तो कंस्ट्रेंट हुई अभी, ये थोड़ी ना आता है क्वेश्चन में, ये पूछता है कि ऑल्सो फाइंड, एग्जांपल लिख लेना, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रिंग एंड ब्लॉक इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये आएगा एनएलएम में, ये थोड़ी ना पूछेगा A1 A2 में रिलेशन, ये तो एक पार्ट होता है। इसका एक्सेलरेशन निकालना है अपने को A1 A2 का। हाँ भाई कैसे करेंगे बताओ, एनएलएम लगा देंगे, रस्सी में टेंशन कितनी मान लेंगे बेटा, अच्छा इफ थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू 37, भाई ये मैं वैल्यू दे देता हूं अपनी तरफ से, इफ थीटा इज इक्वल टू 37 है ना, तो मैं इसे भी साफ कर देता हूं जैसे भी आपका मन करे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं A1 बराबर A2 cos 37 लिखूंगा, cos 37 की वैल्यू 4/5, A1 बराबर A2 into 4/5, ये रिलेशन आ गया, है ना। आप इसे चित्र दोबारा बनाना चाहे दोबारा बना लेना, या बनाना ही पड़ेगा थोड़ा सा हमें क्योंकि काफी टफ हो जाता है ये सवाल। cos 37 की वैल्यू सही लिखी है, सही लिखी है, ठीक है, दोबारा बनाएंगे हम तभी हमें क्लियर हो पाएगा। जैसे मान लिए ये रिंग है और ये रस्सी है, यहाँ पे एक पुली है, पुली इस तरीके से है, ये हमारे पास m है, ये स्मॉल m है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, टेंशन T मान ले हम इसमें, तो टेंशन T और ये तो mg हो गई, टेंशन इधर कैसे लगेगी, T यूं लगेगी टेंशन T। बोलो इसके लिए तो आप इक्वेशन लिख दोगे, इसकी एक्सेलरेशन कितना था माना, A1, ध्यान से देखो, यदि A1 को मैं A मान लूं, है ना, सॉरी यदि, एक मिनट रुको, इसे मैं A2 को यदि A मान लूं तो A1 कितना हो जाएगा, 4/5A। क्लियर है क्या बात, yes. भाई A2 को A मान लिया, A1 A2 में कंस्ट्रेंट निकाल ली, ये है 37 डिग्री, सही है। तो इसके लिए इक्वेशन लिख दोगे आप, साइन अप, mg minus t is equal to m into 4/5। क्लियर है क्या, इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या इक्वेशन है, इसका एफबीडी बनाना ही टफ पड़ जाएगा पहले तो, नहीं, हाँ भाई कितने फोर्स लगेंगे इस पे, ये बताओ रिंग पे, how many force will act, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
4। कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशन का लगेगा, mg हो गया, चलो सही है, हाँ, एक नॉर्मल लगेगा रॉड से, वेरी गुड, और एक टेंशन का, हाँ वो 2 कंपोनेंट में टूटेगा बस। नहीं, कंपोनेंट में कुछ नहीं टूटेगा भाई, कंपोनेंट तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए तोड़ते हैं, है ना, बनाते हैं। फोर्स तो 3 ही लगेंगे बेटा। हाँ, मैंने कंपोनेंट में तोड़ के चला बोला। नहीं नहीं नहीं, कंपोनेंट में भाई जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे तो mg नॉर्मली लग रहा है ना भाई, आप इसे अब इनफाइनाइट कंपोनेंट में कोई भी फोर्स को तोड़ सकते हो, तो इनफाइनाइट फोर्स थोड़ी लगेंगे। बोर्ड पे देखो, इसका एफबीडी बना देता हूं मैं, आप थोड़ा सुंदर करके बना लेना। देखो जरा, ये जैसे रिंग है, ये ध्यान से देखो, ये रिंग है ना, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे लटका हुआ है, तो जो इसमें नॉर्मल लगेगा, एक तो नॉर्मल यहाँ लगेगा, एक mg चलो मान लिया मैं नीचे मान लेता हूँ स्मॉल mg, और एक लगेगा टेंशन T। 3 फोर्स लगेंगे बस। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन किधर है इसका, इधर कितना है, A2 बराबर A, ये ना बेटा। ये बताओ, यदि मैं इसे x एक्सिस मान लूं और y एक्सिस मान लूं, तो इसका y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? T cos 37। बेटा y एक्सिस में एक्सेलरेशन y एक्सिस में 0 है। 0 है, वेरी गुड। इसका मतलब y एक्सिस में फोर्स जो होंगे वो 0 हो रहे होंगे। मैं इसे एक बार यहाँ भी बना देता हूँ, एक तो नॉर्मल होगा, एक mg होगा, और एक ये t है, तो ये t cos 37 होगा, और इधर की साइड एक t sin 37 भी होगा। तो क्योंकि ay 0 है, तो n बराबर mg प्लस t sin 37 लिख दूं क्या? क्योंकि फ्रिक्शन जब हम करेंगे तो सेम क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन में, तो वहां नॉर्मल की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। साथ में ये तो हो गया इन y डायरेक्शन, आप ऐसे लिख लेना। हाँ जी भाई साहब, इन x डायरेक्शन में बता दो, x डायरेक्शन में खींचने वाला फोर्स कितना है? T cos 37। बस F नेट लगा देंगे, न्यूटन का द्वितीय नियम, F नेट इज इक्वल टू max। F नेट कितना है? T cos 37 इज इक्वल टू m into a। ये रहा, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 इज इक्वल टू ma। तो t की वैल्यू आ गई 5/4 ma। इक्वेशन नंबर 2, t की वैल्यू इसमें रख देना, a की वैल्यू निकल जाएगी।
हो गया बेटा? हेलो? 1 सेकंड हो गया। हाँ चलो। अच्छा अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, करो। बारिश आ रही है फुल। इसमें निकालना एक्सेलरेशन था ना दोनों का। हाँ ए और A1 A2 निकालना है। हाँ क्या कह रहे हो पापा? एक और कट्टा सा कहाँ है देख लो। अरे नाम तो नहीं है, किस लिए बताओ बताओ। हाँ ये बात है, ठीक है तो निकाल लिया होगा, मेरे को चेक करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर। हाँ भाई टी की वैल्यू रख लेना, ये निकाल लेना, बाकी तो क्वेश्चन यही है ना, इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है इस तरीके से है। तो कंस्ट्रेंट तो होती है, साथ में आपको एसल न्यूटन्स ऑफ मोशन भी लगाना पड़ता है जब जाकर के सवाल होंगे, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, लिखो एग्जांपल फाइंड रिलेशन बिटवीन, तो स्क्रीन ब्लर हो गया। हाँ रिलेशन बिटवीन हो गया ठीक से। हाँ A1 एंड A2 कैसे, जैसे कि ये है, यहाँ पे एक पुली है और ये एक रिंग है, और ये रिंग एक रोड में इस तरीके से मूव कर रही है, ऐसे है ना, मूव कर सकती है। ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, ये यहाँ पे जाकर के यहाँ है, और ये एक रोड और है, यहाँ रिंग है, और इस रिंग में से जा रही है ये सही है भाई। तो ये एक्सेलेरेशन, ये जो रिंग है ये एक्सेलेरेशन A1 से जा रही है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं, और ये एक्सेलेरेशन A2 से जा रही है। तो आपको A1 और A2 में रिलेशन बनाना है। ये गंदा बनाया ना थोड़ा, मैं इसे सही कर देता हूं, ऐसे फिर से गंदा बन गया, ये इस तरीके से 30 डिग्री और A1। इसमें आपको कंस्ट्रेंट बतानी है,
हेलो, यस सर। हाँ बेटा बना दिया नहीं? यस सर, हो गया। चलो, तो बता सकते हो फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। जैसे ये है, इसकी वेलोसिटी यदि मैं v1 मान लूं तो v1 का कंपोनेंट इधर कितना होगा बताओ? v1 cos 30। अच्छा जी, अब ये जो वेलोसिटी है ये इधर है, मान ले v2 मान ले। हाँ, ध्यान से देखो, ये a2 है तो इधर की ओर लेंथ की ओर इधर कंपोनेंट ये 60 है तो ये 60 होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसकी वेलोसिटी होगी v2 cos 60। तो अलोंग द लेंथ v2 cos 60 is equal to v1 cos 30, है ना? एक्सेलरेशन तो a2 मान लेते हैं, तो v2 upon 1/2 v2 into 1/2 v1 √3/2 कट जाएगा, v2 is equal to v1 √3, है ना? तो इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 is equal to a1 √3 is the correct answer, ये आ जाएगा। Yes. This is the relation, required relation between a and b. Yes sir. चलो, वेरी गुड, मैं इसे साफ कर देता हूं और दूसरे क्वेश्चन कराता हूं। जैसे कि ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन u एंड v। कैसे? एक ये पुली है, एक ये दूसरी पुली है ना? और यहां से इस तरीके से करके एक यहां पर एक मास m लटक रहा है और किसी समय ये एंगल थीटा है और यहाँ पे कैपिटल M है और इधर भी कैपिटल M है, इधर भी कैपिटल M है। ये V1, ये V से जा रहे हैं, ये V से ऊपर जा रहा है, ये दोनों ब्लॉक U और U से नीचे आ रहे हैं। एससी वर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है ना? तो V और U में आपको रिलेशन निकालना। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएंगे, ऐसा है क्वेश्चन। तो तीनों ब्लॉक्स m मास के हैं ना? है बेटा? तीनों ब्लॉक्स m मास नहीं के नहीं हैं ना? नहीं, ये वाला कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। अच्छा ओके। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, V और U में लगाना है, सही है? यस। अच्छा, बताओ कैसे करेंगे, बोलो। क्या बताया कि along the string, along the length of the string, the component of velocities are same। जैसे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है u, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होगी u। और ये जो पॉइंट है, मान लिया ये v वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे, तो इधर की ओर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, u cos थीटा। v होगा ना सर? हाँ v, ये कितना जा रहा है v है तो जाएगा v cos थीटा। तो क्या लिखेंगे, v cos थीटा बराबर u इज द करेक्ट आंसर। u, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि u cos थीटा बराबर v लिखें, v cos थीटा बराबर u लिखें, है ना? ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो ये है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब देखो, ये तो एससीबी में आपको देखने के लिए मिलेगा ही क्वेश्चन, है ना? तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन
मैं आपको एक छोटा सा भयंकर क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टफ हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ u। कैसे? एक ये वेज है, यहां पे m मास लटका हुआ है ना, और यहां पर एक पुली है ऐसे करके, ये पुली यहां फिक्स है ऐसे, और ऐसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक से फिर एक पुली जा रही है ऐसे, फिर यहां पर एक मास m है और ये लटका हुआ है। सही है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इसकी वेलोसिटी ब्लॉक की v2 है और ये इधर v1 से जा रहा है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका कैपिटल M मान लेते हैं ऐसे, ये कैपिटल M है, दिस इज कैपिटल M, और ये एंगल जो है 37 डिग्री है, ये एंगल 53 डिग्री है, और ये जो वेलोसिटी है इसकी u है, ये बताना है। v1 और v2 को u की टर्म में हमें बताना है। Yes, sir. करो, कोशिश करो एक बार। Okay. मेथड यही लगाना है कि रस्सी पकड़ेंगे और रस्सी पकड़ करके उसके दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी को सेम कर देंगे कंपोनेंट लेकर। Yes, sir. तो इतना डरावना भी नहीं है ना? Yes, sir. हाँ, एक मिनट। कितना है भी आंसर बताओ। v1 u cos 37. वेरी गुड। u cos 37 इज इक्वल टू v1, तो cos 37 4/5, तो ये तो आ गया v1 है ना, और ये क्या है बताना जरा। u cos 53 u cos 53 इज इक्वल टू कितना? v2, v2. तो cos 53 3/5 इज इक्वल टू v2, तो v1 आ गया 4/5u, v2 आ गया 3/5u। तो यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा 4/3, है ना। ये v1 और v2 में भी रिलेशन आ जाता है। हो गया भाई कॉपी? Yes, sir. देखो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। चलो ये तो मतलब फर्जी हो गए, अब तो सब कर लोगे आप, है ना। अब थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और लिख लो। कभी कभी क्वेश्चंस में रोड दी होती है, ये तो स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम के थे, अभी क्या दी होगी? रोड दी होगी, जैसे ये है ना, इस तरीके से। तो जब रोड दी हो तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। कैसे? मैं पहले कॉन्सेप्ट लिखा देता हूं, है ना, लिख लो आप, लिखो। इन सम क्वेश्चंस
if rod is given, if rod is given only, then velocity of two endpoints along the length of the rod are equal and equal for each point of the rod, ये स्टेटमेंट लिख लो तो मैं आपको सवाल करा देता हूं। Yes, sir. सही है भाई, लिख लिया। हमने ये बताया है कि किस क्वेश्चन में यदि रोड दी हो तो द वेलोसिटी ऑफ टू एंड पॉइंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड इक्वल टू फॉर ईच पॉइंट ऑफ द रोड। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चलो एग्जांपल के कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये वॉल है, क्या है ये वॉल, ये फ्लोर है ना, इस तरीके से ये वॉल है, ये फ्लोर है। तो आपको क्या करना है ना, ये फ्लोर है और अगर जो मैं एक रोड रखता हूं ऐसे एक रोड रख दी मैंने, सही है क्या बात, ये से रोड रख दी, ये रख दी ना, और ये मान ले किसी एंगल थीटा बना रही है, तो क्या होगा बताओ, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। आपने ऐसे रोड रख दी, टेक दिया इसे ऐसे, Yes. तो क्या करेगा ये ऐसे, है ना। Yes. तो ये पॉइंट जो है, मान लिया ये A है और इसकी वेलोसिटी VA है। मान लिया ये वाला पॉइंट B है और इसकी वेलोसिटी कितनी है नीचे की ओर, VB है। तो आपको रिलेशन लिखना है, किसमें, रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। ये है क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है, खूब मतलब खूब का मतलब है बहुत पूछा जाता है। हाँ भाई, Yes, sir. बताओ कैसे करेंगे। देखो क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट, द वेलोसिटी ऑफ एंड पॉइंट, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर सेम, है ना। जैसे कि ये एंड है, लेंथ किधर है इसकी, इधर ये, तो इसके कंपोनेंट इधर की ओर, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, VA cos थीटा, Yes. है ना। अच्छा जी, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बताओ, 90 minus theta. तो ये VB है तो इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, ये VB cos 90 माइनस थीटा। क्या मैं सही हूं, Yes. तो V और VB में रिलेशन लिख देंगे, VA cos थीटा बराबर VB cos 90 माइनस थीटा, तो VA cos थीटा इज इक्वल टू VB sin थीटा, है ना। तो VA बराबर VB tan थीटा इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द रिलेशन
Yes. है ना? ये है इस तरीके से। Yes, sir. चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना? थोड़ा सा कंस्ट्रेन और बढ़ा रह गया अभी। एक तो इसके क्वेश्चन रहे हैं 3-4, एक वेज और ब्लॉक कंस्ट्रेन हो रह गया है। वेज और ब्लॉक कंस्ट्रेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं आईआईटी में। अब आप अपने डाउट पूछ लो, है ना? Yes, sir. तो आपकी शीट में एक मिनट मैं शीट खोल लेता हूँ। स्टूडेंट शार्ट शीट में एक्सरसाइज में बताओ। हाँ ये सर, इसमें वो पार्ट 1 में D1, D4 और D6। पार्ट 1 में D1, D4 और D6। आज तो करा दिया। D4 दिल्ली, यस सर। ये मैंने होमवर्क कहाँ दिया था बेटा आपको? सर आपने कहा था D वाली एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए। अच्छा, ट्राई करने के लिए। तो D1 तो आज आप कर ही दोगे। ये रहा ना, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, इसे v मान लेना और ये v है। एक मिनट, इसे u मान लो और ये है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये u है, तो ये कितना हो जाएगा? u cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू v, तो u sin थीटा इज इक्वल टू v, तो u की वैल्यू कितनी हो गई? v अपॉन sin थीटा। सही है? D1 का ऐसा फिगर नहीं है। B फॉर बॉम्बे बोल रहे हो क्या आप? नहीं सर, अच्छा, एक मिनट, D4 दिल्ली होंगे। अच्छा, एक मिनट, मैंने दूसरा, अच्छा, तो ये भी अभी कराया है, देखो, है ना? ये हो गया, ये V2 है। हाँ, V1 cos थीटा और V2 cos थीटा आ जाएगा आंसर। और बताओ। उसके बाद ये D3 तो होना चाहिए था बेटा आपसे, ये तो मेरे अकॉर्डिंग 0.6 से आना चाहिए था, बट देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B, बोर्ड पे देखो, ये है आपका D3 ये है, और एक बड़ी पुली सी है, एक ये फिक्स पुली है, हाँ, एक ये पुली है, ऐसे करके, तो ये यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ जा रहा है ना? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी VB मान लेते हैं हम, क्योंकि नीचे जा रहा है ना ये VB से। बोलो। अच्छा, अब ये रस्सी है, ये तो यहाँ फिक्स है, ये रस्सी यूं जा रही है, यूं करके जा रही है। सही है? ये है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर जो ये VA है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होगी? VA। यस। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होगी? VA। सही है? अच्छा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? VB। तो इस पुली का चित्र बना लो आप। ये हो गया VB, ये हो गया VA, और ये हो गया VA। बोलो। तो ये कौन सी वाली पुली का ड्रॉ किया आपने? इसका बड़ी, ये तो फिक्स है। यस, ये तो फिक्स है। तो VA बराबर VB माइनस VA अपॉन 2, तो 2VA इज इक्वल टू VB माइनस VA, और 3VA इज इक्वल टू VB, है ना? तो इसकी वेलोसिटी दे रखी है 0.6, तो VB का आंसर कितना आ गया? 1.8 मीटर पर सेकेंड। यस। सही है? यस सर। वेरी गुड। फिर सर D4 और D6। D4 तो मैं कल को कराऊंगा नेक्स्ट टाइम से, और D6 भी कल को ही कराऊंगा, क्योंकि बैच कंस्ट्रेन है, ये पढ़ाना पड़ेगा अपने को, है ना? ठीक है सर। पार्ट 2 में D5 और D1। पार्ट 2 में D1,
d1 तो हो जाएगा, बता दो आंसर। ये v, ये u, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये u cos 90 माइनस थीटा। बताओ, तो v बराबर u cos 90 माइनस थीटा, ऐसे हो गया। नहीं, हेलो सर, अभी फोन करता हूँ 5 मिनट में आपको, ठीक है सर? ठीक है। हाँ बेटा, D5 होना चाहिए था आपसे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो है D5 में। भैया से नहीं पूछा आपने? नहीं कुछ पूछा करो उससे। ये है, अच्छा D5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे आसान बना देंगे। देखो कैसे, इन द फिगर शो द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट। ये लिफ्ट की वेलोसिटी है, ये ऐसे लिफ्ट है, ऐसे। तो लिफ्ट ऐसे जा रही है, तो एक पुली भी ऐसे जा रही होगी 2 मीटर पर सेकंड से, है ना? पुली ऊपर जा रही है। अच्छा, while spring is winding on the motor shaft with velocity 2 meter per second and block A is moving downward with a velocity of 2 meter second, find out the velocity of block B. Very good. अब यहां देखो, जैसे मान लिया ब्लॉक ए था, सुनो मेरी बात ध्यान से, और ये ब्लॉक बी था। अब इसमें मोटर को छोड़ दो आप, है ना? तो यदि ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से नीचे ऐसे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी तो हम बता देंगे फिर। तो कैसे? 2 बराबर, इसे x मान लेंगे, x माइनस 2/2, तो 2 दूनी 4 और 2, x बराबर 6 आ जाएगा फिर। तो देखना जरा, ये समझ में आई बात? लेकिन अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लिया ये एक मोटर है, यहाँ पे एक मोटर रखी हुई है, मोटर है। अब मोटर में भी ये जो रस्सी है, ये रस्सी है, मान लिया ये रस्सी है। अब ये रस्सी, मान लिया ये यहाँ ब्लॉक भी है और मोटर रुकी हुई है। मोटर क्या है? रुकी हुई है। तो मोटर का काम है इस रस्सी को वाइंड करना। नहीं आई बात समझे? अबे मोटर जो होती है, मोटर ऐसे घूम रही है यूं, तो ये रस्सी को वाइंड कर रही है कितने मीटर पर सेकंड से? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये पॉइंट कितने मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा होगा बताओ? 2 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा होगा। 2 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा होगा ना, ये सही है। दूसरा, अब ये 2 मीटर, अब ये अगर जो खुद 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो ये पॉइंट कितने मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा? 4 मीटर पर सेकंड। यही हो रहा है इसमें। तो ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पे मोटर लगी हुई है, और एक ये ब्लॉक भी है, और ये खुद 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और इसमें लपेट ओढ़ रही है ये। तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? नीचे 4 मीटर पर सेकंड। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे ना, कैसे? ऊपर की ओर पुली का डायग्राम बना देंगे। 2 बराबर x माइनस 4/2, 2 दूनी 4, x माइनस 4, तो x आ गया 8 मीटर पर सेकंड। इज द करेक्ट आंसर। एक बार आंसर चेक करो बेटा इसका, है ना? सर ये ऊपर की तरफ होगा ना? हाँ, x तो पुली की ऊपर है, प्लस है ना, तो पुली की तरफ लिया। चेक करो एक बार। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सर ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, यही पार्ट 2 में, एक E2 और E11। E2, an object will continue accelerating until, ये समझ में आई भाई? सर इसमें मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ, the resultant force on it begin to decrease, its velocity changes direction। भाई velocity changes to direction ही सही है। कंटिन्यू टू एक्सेलरेट, जब तक वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ही। बोलो
सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना? हाँ, क्या दे रखा है आंसर इसका? एक सेकंड मैं चेक कर रही हूँ। चेक कर लो। The object will continue accelerating until its velocity changes direction. सी ऑप्शन है सर। The resultant force on it is zero. An object will continue accelerating until, हाँ तो सही तो लिखा हुआ है। An object will continue accelerating. वो तब तक accelerate होना जारी रखेगा जब तक कि the resultant force until the resultant force on it is zero. सही है? जब तक उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा तो एक्सेलरेट होता रहेगा। सर जब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगी वो मेरे दो राउंड में जो होता है इसमें भी एक्सेलरेटिंग मोशन ही जो होता है। हाँ एक मिनट में सोच रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ। वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूस रहेगा। ऐसे कोई है जो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी इन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन